अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। 9 मई का दिन बिलाशुबा पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है और उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। उस दिन शरपसंदों की जानिब से जिस तरह शुहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई, फौजी तनसीबात पर हमले किए गए, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और पाक फौज की जानिब से 9 मई के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ जो एक जिसे सराहना भी चाहिए, खुद एहतसाबी का जो अमल है वो आज ये साबित हुआ। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की बड़ी सख्त और तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि खुद एहतसाबी का अमल जो है उसका ना सिर्फ आगाज़ हुआ है बल्कि काफ़ी सारी कार्रवाइयाँ भी की गई। और पाकिस्तान की सियासी फ़ौज की तारीख में पहली दफ़ा पाकिस्तान में बड़े जो सीनियर रैंक्स तक जो ऑफिसर्स थे उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की गई है, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 आला फौजी अफसरान जो हैं उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया गया। इसी तरह 15 अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है, जिनमें 3 मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर्स भी शामिल हैं, 7 ब्रिगेडियर्स भी शामिल हैं। तो इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। एक तो शुहदा की जो फैमिली है एटलीस्ट उनकी जानिब से आज ये भी चीज़ सामने आई कि बड़ी सख्त रिजर्वेशंस थी जब 9 मई के वाक़यात हुए, और उन रिजर्वेशंस को भी एड्रेस किया गया है पाकिस्तान फ़ौज की जानिब से। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा और क्या ये कार्रवाइयाँ जो हैं मज़ीद सख्त से सख्त होती हमें नज़र आएंगी। तफसीली गुफ्तगू करेंगे। साबिक वज़ीर दिफ़ा और दफाई उमूर के माहिर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर भी हैं, मुशीर भी हैं, कमर जमान कायरा साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। कायरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। DGISPR की बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और एक ये जो एतराज अभी तक हो रहा था कि जी फौज के अंदर कार्रवाइयां नहीं हो रही, तो एक दफा फिर ये साबित ये हुआ है कि 9 मई के वाकयात में जो लोग मुलविस थे, चाहे उसका उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो या फौज के अंदर हो, ये कार्रवाइयां होंगी। लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स पर अभी भी लोग जो हैं वो एतराज़ात ये उठा रहे हैं कि ये जो अवाम पर ये जो लोग इसमें मुलविस हैं और सिविलियंस हैं, उनकी जो ट्रायल है वो एंटी टेररिज्म कोर्ट में किया जाए। देखिए, जहां तक ताल्लुक आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, यकीनन उसमें उन्होंने वजाहत की है, ये अनप्रेसिडेंटेड है कि वो अपने अंदर होने वाली सारी कार्रवाई को फौज ने जाहिर किया है और बड़े सीनियर ऑफिसर्स को सजा दी गई है। बहुत सारे लोग को देखिए ना, 3 मेजर जनरल, 7-8 ब्रिगेडियर्स, 3 सीनियर अफसरों को निकाल दिया गया है। उनके यकीनन पता नहीं और भी उनको कुछ सजा दी गई होगी। इसी तरह जूनियर जो ऑफिसर्स हैं, ये भी कुछ जूनियर तो नहीं है, ब्रिगेडियर और मेजर जनरल, उनको निकाला गया। तो उन्होंने इसको जाहिर भी इसीलिए किया कि एक मीडिया के ऊपर एक डिबेट थी और हम सारे और अदालतों के अंदर भी एक बहस चल रही थी, तो उसको उन्होंने एड्रेस किया है, जो एक मैं समझता हूँ एक मुनासिब कदम था। और अब उन्होंने अपने इरादे का भी इजहार किया है कि हम औरतों में, मर्दों में, किसी के रिश्तेदारों में कोई तमीज नहीं कर रहे। हूसोएवर ही इज, वो जो जिसका जो जुर्म है उसके मुताबिक उसको सजावार ठहरना है। और ये सजा उन्होंने अपने इदारे के अंदर या अपने इदारे के रिलेटेड लोगों को तो दे दी है। अब जो गवर्नमेंट के ऊपर बात आएगी, वो गवर्नमेंट का जिम्मा है, गवर्नमेंट उसको हैंडल करेगी कि वो किस तरह इस मामले को लेकर चलती है। कारा साहब, एक नैरेटिव ये भी बिल्ड करने की कोशिश की गई कि जी 9 मई के वाकयात में जो है वो फौज खुद मुलविस है और एक सियासी जमात तहरीक इंसाफ को फंसाने के लिए, ख़त्म करने के लिए। लेकिन आज की ये जो कार्रवाइयां हैं, क्या उससे आप समझते हैं कि ये इम्प्रेशन भी तकरीबन गलत साबित हो चुका है कि फौज के अंदर जो थी एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये सब कुछ कराया गया? यकीन अब तो मतलब इतने सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई करने का जो जिम्मेदारान थे, उसके बाद तो कोई शक शुबे वाली बात नहीं रहनी चाहिए। बिलाशुबा ये बड़ा मजबूत और मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया गया, इसको चलाया गया और उसके नतीजे में ये प्रॉब्लम सामने आया, उसको फौज ने एड्रेस किया है। वो अपने अपने तौर पे तादीबी कार्रवाइयां तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इसको एड्रेस किया है और अब मेरा ख्याल है कोई गुंजाइश बाकी इसमें रही नहीं, उस शक में उसमें।
ये जो अच्छा प्रोपेगेंडा चल साहब, एक ठीक है, उनसे आज डीजी साहब से सवाल भी हुआ, एक और इम्प्रेशन क्रिएट करने की भी कोशिश ये हुई कि जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, तरीके इंसाफ छोड़ देता है, उसका जुर्म जितना भी बड़ा हो उस पर फिर हाथ नहीं डाला जाता। 9 मई के वाकयात में जो भी मुलव्विस हो, क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या सियासत छोड़कर उन्हें बरी-उज़्ज़िम्मा करार दिया जा सकता है? मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। एक है जनरली जमात के खिलाफ जो सूरत हाल है उससे लोग परेशान हुए हैं, या कोई लोग सड़कें ब्लॉक करने में, लोगों को हंगामों पे मुश्तैल करने में वो हैं, उनके खिलाफ तो चले सिविल प्रोसीजर के तहत या क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत केस होने हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई चले, उससे तो जान छुड़ाई जा सकती है। लेकिन जिन लोगों ने आर्मी इंस्टॉलेशन पे अटैक किए हैं, उनमें से तो कोई बंदा मेरा नहीं ख्याल किसी को छोड़ा गया है, या जिन्होंने टेररिस्ट अटैक किए हैं उनको छोड़ा गया, मेरा नहीं ख्याल। कारी साहब, थोड़ी सी सियासत की अब बात कर लें। 12 अगस्त को असेंबली का टेन्योर पूरा हो रहा है और होपफुली होना भी यही चाहिए कि इलेक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएं, नवंबर तक हो जाते हैं। नवंबर में आपको इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं या किसी भी वजह से डिले भी हो सकते हैं 3 से 6 महीने? देखिए, अदल मुझे बिल्कुल कोई वजह नजर नहीं आती कि इलेक्शन डिले हो। मुझे इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं, इलेक्शन की तरफ सफर है। अगस्त में असेंबलियां खत्म होनी है, आपने दुरुस्त कहा, अक्टूबर का मिड हो जाए या नवंबर का आगाज हो जाए, ये इलेक्शन की डेटें होंगी। अब उससे कोई हटना चाहे तो कोई रास्ता नहीं है बिल्कुल, क्योंकि जो जिस जिस बात को एक सहारा बनाया जाता है ना, कोई इमरजेंसी लग सकती है, कोई इकोनॉमिक इमरजेंसी लग सकती है, आइन के अंदर एक जवाज रखा गया है, एक रास्ता रखा गया है किसी गैर मामूली, किसी बहुत एक्सेप्शनल सूरत हाल से निमटने के लिए, कि उस सूरत में भी आपको गैर आईनी काम ना करना पड़े, एक सेफ्टी वॉल्व रखा गया है। लेकिन उसके साथ बहुत सारे कैवियट्स हैं। वो ये है कि कोई खौफनाक किस्म का कोई तूफान है, कोई जल्जले हैं, खुदा न खास्ता कोई सिविल वार हो गई है, कोई जंग लग गई है, कोई बहुत बड़ा अल्लाह ना करे पेंडेमिक फैल गया है कि अमलन इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं रहता। तो उस सूरत में आप असेंबली या हुकूमत की मुद्दत में इजाफा करते हैं, वो भी सब्जेक्ट टू रिव्यू ऑफ द कोर्ट होता है, तो तब जाके वो होता है। वो इतनी नैरो विंडो है कि उसके तो ना कोई हालात है, ना उसका जवाब भी बन सकता। अगर कोई जवाब, कारी साहब ये बताएगा कि मियाँ साहब दुबई में हैं, जरदारी साहब भी पहुंचे हैं, बिलावल साहब की मीटिंग हुई है नवाज शरीफ साहब से। एक तो ये, क्या ये इट्स टू डू विद कि जो इख्तिलाफात पैदा हुए थे दोनों जमातों में, कुछ पब्लिक स्टेटमेंट्स भी हमने देखी, जाहिर बात है सियासी मंजरनामा भी इस वक्त है, तो क्या एजेंडे पे आपके ख्याल में क्या होगा और क्या ये दोनों जमातें जो हैं इलेक्शंस में इकट्ठे भी जा सकती हैं? खादिर साहब, जो हालिया थोड़ी बहुत गुफ्तगू हुई वो तो क्योंकि बजट से रिलेटेड थी नॉर्मली, और उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। जो इलेक्शन की छोटी मोटी गुफ्तगू है, बस थोड़ी तलखी हो जाए तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत वो होता रहता है। जबानी हमारे यहाँ सियासी माहौल इसी तरह होता है। लेकिन जो उस पर गुफ्तगू थी वो तो बुनियादी तौर पे बजट के बारे में थी, वो तो एड्रेस हो गई। और अगर बिलावल साहब की स्पीच से कोई वहां पैदा हुआ तो उनकी वो जो पार्लियामेंट में स्पीच थी उसने वो सारा कुछ वेव ऑफ कर दिया, वाशवे कर दिया। मियाँ साहब दुबई में हैं, बिलावल साहब भी वहां गए हैं, तो मियाँ साहब की खैरियत दरियाफ्त करने वैसे मिलने भी गए, ये भी हो सकता है गए हों। लेकिन अगर मीटिंग होती है प्रॉपर तो वो भी अचंभे वाली बात नहीं है। ये हो सकती है मीटिंग हो, मेरे इल्म में नहीं है, मुझे नहीं पता कि मीटिंग होनी है या नहीं, और मुझे उसके एजेंडे का भी नहीं पता। लेकिन एक एजेंडे के बारे में मैं अज्यूम कर सकता हूँ क्या हो सकता है, और वो आप भी कर रहे हैं। एजेंडा नॉर्मली पाकिस्तान के हालात होंगे, इकोनॉमी होगी, कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, अगला इलेक्शन होगा, इलेक्शन के अंदर ज्यादा से ज्यादा केयरटेकर गवर्नमेंट हो सकती है, वो भी ठीक है। अपने अपनी जमातों ने मशवरा देना है, क्योंकि हमने वजीर आजम को तो मशवरा देना है ना। सो वो हो सकता है, या आगे का ताउन हो सकता है। ये सियासी इश्यूज के ऊपर ही बहस होगी ना। सियासी लोग मिलेंगे तो मौसमों के हाल तो नहीं शेयर करेंगे ना, कोई ऐसी गुफ्तगू ही करेंगे।
अच्छा, मौसमों के हाल के अलावा कारा साहब, इस बात के कितने चांसेस हैं, क्या पीपल्स पार्टी का ये कंसर्न है कि कोई लंबी चौड़ी कौमी हुकूमत आ जाए, इलेक्शंस आगे पीछे हो जाएं, 2 साल हो 3 साल हो, टेक्नोक्रेटिक की भी बात, और जब भी इलेक्शंस करीब आते हैं, केयर टेकर सेटअप की बात होती है, तो ये चीजें चलती रहती हैं इस्लामाबाद में। ऐसा कोई कंसर्न आप समझते हैं कि आपकी क्यादत को है? कि मेरी क़यादत को कंसर्न तो तब हो कि कोई आईनी तौर पे ऐसे हो सके। आईनी तौर पे तो ऐसा हो नहीं सकता। अगर आइन से मावरा कोई हरकत है तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो कायरा साहब, डाउन द लाइन कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी जो है तहरीक इंसाफ के साथ जमहूरियत की बहाली की तहरीक चला रही होगी? नहीं, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। सबने सीखा हुआ है माजी से। हमने भी, अपोजिशन ने भी, अल्लाह करे इमरान खान ने भी थोड़ा बहुत कुछ सीख लिया हो, हमारे इदारों ने भी। और सबको इस बात की समझ है कि अपनी हदूद से बहुत बाहर निकलने का नुकसान मुल्क को भी होता है, जमातों को भी, हुकूमतों को भी, मुल्क को भी और इदारों को भी होता है। तो सब इस बात से आगाह है। कायरा साहब, आखिर में बार बार ये भी पिच किया जा रहा है कि जी बिलावल साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं आने वाले इंतखाबात में। अब पंजाब में ऑब्वियसली जो सेंट्रल पंजाब है, जीटी रोड है, पीपल्स पार्टी उस तरह से इन रोड्स नहीं बना सकी जो जो एक जमाने में 2008 तक जो पीपल्स पार्टी पंजाब में होती। पंजाब में इन रोड्स बनाए बगैर क्या बिलावल साहब आपको फिर भी प्राइम मिनिस्टर बनते नजर आ रहे हैं? पहली बात तो यह है कि हर जमात की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी क़यादत जो है वो वज़ीर आज़म बने, उसकी जमात की हुकूमत बने। ये नेचुरल है और मेरी ख्वाहिश है। और मेरा तो बिलावल साहब मोहब्बत भी है, मुझे तो उनसे प्यार है, क्योंकि वो हमारी बीबी शहीद के बेटे हैं, वो खुद हमारे लीडर हैं, खुद लायक आदमी है, सब कुछ है, लेकिन उनके साथ एक प्यार भी है। तो उनसे ख्वाहिश है कि अल्लाह करे वो बने। दूसरा ये है कि लोगों के पास भी अब फेयर जजमेंट है, सारी जमातों को उन्होंने देखा है, और अगले इंतखाब में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी बहुत बेहतर परफॉर्म करती आपको नजर आएगी। और इंशाल्लाह ताला हमें तवक्को है कि बिलावल साहब अगली दफा वजीर आजम। कमर जमान कायरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक वजीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैन साहब, बड़ा अनप्रेसिडेंटेड आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इतने हाई सीनियर ऑफिशियल्स के खिलाफ कार्रवाई होना, व्हाट डज दैट रिफ्लेक्ट मिलिटरीली टू यू? जी, आपने आज तो मेरा ख्याल बॉडी लैंग्वेज से ये अंदाज़ा लगाया होगा कि बहुत टर्स किस्म के उनके इंप्रेशन थे और बहुत दो टोक और अपफ्रंट, जैसे क्लैरिटी के साथ बात कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि एक तो 2-3 सवालों के जवाब मिल गए जो हम सब के ज़हनों में थे। एक तो ये कि आर्मी ने अपने उन लोगों के खिलाफ क्या इक़दाम उठाए हैं जिन्होंने कोताही की 9 मई को। तो वो बहुत ही पता चला कि इतने सख्त इकदाम हुए जो पहले मैंने तो नहीं देखे फौज में, कि एक 3 स्टार जनरल और साथ के 2 सीनियर ऑफिसर को घर भेज दिया। उसके अलावा 3 या 5 मेजर जनरल और 15 उनके साथ और ऑफिसर्स, उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई हुई। एक और चीज़ जो क्लैरिफाई हुई है, बल्कि मुझे ऐसे महसूस हुआ, आप भी बताइएगा आपका क्या इंप्रेशन है, मुझे ऐसे लगा कि जो आज सुप्रीम कोर्ट एक सवाल उठा रही थी कि क्या जो सिविलियन है उनके ऊपर ऑलरेडी मुकदमे चल तो नहीं रहे मिलिट्री कोर्ट्स में। तो मुझे ये इंप्रेशन मिला कि ये उनकी इससे के चल रहे हैं मुकदमे, या कम से कम कोई कार्रवाई हो रही है। अगर मुकदमा नहीं भी चला, कार्रवाई का मतलब इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ ये सब कुछ कैसे होता है। तो पहले एक इन्वेस्टिगेशन होती है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, और ये जो अदालतें हैं, ये मुझे भी मालूम है कि अराउंड द ईयर आर्मी की कुछ अदालतें स्टैंडिंग अदालतें कहलाती हैं, वो हमेशा मौजूद होती हैं, उनको उनके लिए किसी नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन एक नई बात जो सामने आई वो ये थी कि पहले ये मुकदमात गए हैं सिविल कोर्ट्स में और वहां से रिकमेंड होकर आए हैं कि ये इनको चलाया जाए आर्मी कोर्ट्स में या फौजी अदालतों में। तो ये 2-3 बातें बड़ी, ये 2 तो बड़ी क्लियर है, एक बड़े चंबे की है कि ऑलरेडी मुकदमे चल रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कितनी सुरत के साथ ये सारा मामला चल रहा है। और वो जो कहा है उन्होंने कि हम बिल्कुल इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जो इसके प्लानर्स हैं
तो उससे मुझे ये भी अंदाजा होता है, अब ये जो मैं आगे बात करूँ ये मेरा अंदाजा है कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह जो है वो अगले इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये बात बिल्कुल क्लियर कम से कम हमें नजर आ रही है। उस पार्टी के साथ क्या होता है ये मैं नहीं कुछ कह सकता। एक बात जो मेरा ख्याल किसी ने सवाल पूछा और जो जिसका जवाब में अभाम है, वो सवाल ये पूछा गया कि लोग धड़ाधड़ जो पार्टी छोड़ रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये तमाम लोग अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ रहे हैं। मेरा अंदाजा ये है कि इनके ऊपर काफी प्रेशर डाला जा रहा है और हद से ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है, तब ये पार्टी को इस तरीके से छोड़ते हैं। हम भी जानते हैं लोगों को, आप भी जानते हैं, ये कोई ऐसा नेचुरल फिनोमेना नहीं है कि पत्तों की तरह झड़ रहे हैं। तो इसमें मैं फौज को दोष नहीं देता, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत वक्त जो है फौज का कंधा इस्तेमाल करके या फौज का नाम इस्तेमाल करके कोई ऐसी कार्रवाइयाँ कर रही है या कर सकती है, लेकिन फौज को थोड़ा अवेयर होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि ये सारा मलबा कभी गिरे, क्योंकि कभी ना कभी तो ये लोग बोलेंगे, तो वो क्या कहते हैं उसके बाद पता चलेगा कि आर्मी कितनी नॉन पॉलिटिकल है या पॉलिटिकल है। अव्वल तो हम फेस वैल्यू पे भी मानते हैं जो कुछ वो कह रहे हैं। जी ठीक। अच्छा जन साहब, एक तो जो इम्प्रेशन आपने चूंकि सवाल रेज किए, तो इम्प्रेशन यही था कि आज देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ी अहम इसकी समाअत हुई मिलिट्री कोर्ट्स वाले मामले पर, लेकिन एक जो हमें क्लैरिटी नजर आई वो ये कि तकरीबन 102 जो सिविलियंस हैं उनका भी ट्रायल शुरू हो चुका है, और बार बार ये भी एम्फेसाइज करने की कोशिश की गई कि एक प्रॉपर इंसाफ की फराहमी का एक प्रॉपर तरीक़ाकार है जिसमें अपीलें वगैरह भी होती हैं, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन एक क्या ये पैगाम बड़ा अब वाज़ेह कर दिया गया है कि जो मंसूबा साज थे 9 मई के, जिनमें अब हमें पता नहीं है, लेकिन हुकूमत तो ये कहती रही है कि शवाहिद इतने मौजूद हैं कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उन्हें भी ट्रायल किया जा सकता है, और आपने ये भी कहा कि वो आपको इलेक्शन लड़ते नहीं नजर आ रहे, तो क्या ये इशारा उनकी जानिब भी हो सकता है कि चंद महीने पहले से ये पूरी प्लानिंग वगैरह जो थी 9 मई की ये की गई थी और फिर एग्जीक्यूशन भी हुई और इसके शवाहिद भी मौजूद होंगे? ये मेरा ख्याल इशारा हो नहीं सकता, बल्कि वाज़ेह इशारा था, और यही था जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि ऑलरेडी, क्योंकि एक सवाल जब ये पूछा गया कि फौज ने मज़ाहमत क्यों नहीं की और इन चीज़ को रोका नहीं, तो उसका अच्छा उन्होंने लॉजिकल जवाब दिया कि बात यह है कि यही तो वो चाह रहे थे कि वो आए और फिर मज़ाहमत हो और फिर एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल पैदा हो और फौज के खिलाफ मजीद इस तरह वो किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कर दिया है। आप उसको इशारा कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल उन्होंने क्लियर कर दिया है कि उन्हीं की तरफ ये बात जा रही है और अनकरीब हमें नजर भी आ जाएगा। जो भी एक बात उन्होंने जो जुमला कहा, मेरा ख्याल वो बड़ा मानी खेज था और गहरा भी है। उन्होंने कहा कि अगर हमने अंदरूनी खलफशार को कंट्रोल ना किया तो ये बैरूनी यलगार को जन्म देगा। अब ये इसका मतलब है कि वो नेक्सस उनके ज़हन में है या उनके ख्याल में, और वो साफ ज़ाहिर उनके पास इसके शवाहिद भी होंगे कि अंदर जो कुछ हो रहा है और बाहर से जो होने के इम्कानात है उनका आपस में कोई नेक्सस वो बता रहे थे। और मैं बल्कि इस चीज़ पे जोर दूंगा कि आर्मी को इस चीज़ पे मजीद गौर करना चाहिए कि इंतशार और किस किस्म का हो सकता है, इंतशार की और क्या वजूहात हो सकती हैं। ये मैं भी मानता हूं कि वाकई अगर अंदरूनी इंतशार पर काबू ना पाया गया तो बैरूनी यलगार के इम्कानात हैं। तो क्या वो इंतशार जो है वो इकोनॉमिक इंतशार की वजह से भी हो सकता है, वो पॉलिटिकल इंतशार की वजह से भी हो सकता है, और क्या एक पार्टी को बाहर रखकर पॉलिटिकल इंतशार पे काबू पाया जा सकता है? ये सारी चीजें हैं जो आपके और हमारे सोचने की हैं। जी अच्छा जल साहब, एक और जो इम्प्रेशन, एक नैरेटिव बना कि जी 9 मई के वाकयात में चूंकि फौज ने कार्रवाई भी नहीं की और बाकायदा एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत, क्योंकि उसका तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना था, कमज़ोर करना था, बैन करना था, क्या आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से और ख़ुद इतने सीनियर अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई से ये इम्प्रेशन आप समझते हैं दूर हो चुका है अब कि फौज का बतौर इदारा कोई लेना देना नहीं था इस पूरे वाकयात से? ऑफ कोर्स हम तो शुरू से कन्विंस थे, लेकिन क्या ये इम्प्रेशन अब खत्म हो चुका है? देखिए, एक जो दलील दी ना उन्होंने, आपने भी सुनी, हमने भी सुनी, वो ये कह रहे थे कि आप ये बताएं कि क्या ये इतने लोग जो चले और मुख्तलिफ अहदाफ की तरफ चले, फौजी अहदाफ की तरफ, ये फौज ने खुद किए थे? तो इसमें तो कोई शक नहीं कि जिस पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र हो रहा है
उन्होंने ये तो जरूर कहा है अपने लोगों को कि वो फौजी तनसीबात की तरफ जाएं। इससे तो अगर कोई इनकार करेगा तो वो फिर पता नहीं किसको कन्विंस करने में वो कामयाब होंगे। लेकिन आगे जो कुछ हुआ, क्या वो भी उन्हीं के प्लान का हिस्सा था या किसी और के प्लान का हिस्सा था? साफ ज़ाहिर है ये सारे शवाहिद तो फिर फौज के पास मौजूद हैं। वो कहते हैं जी हमारे पास वीडियोस भी हैं, ऑडियोज भी हैं। तो ये तो जब मुकदमा चलेंगे तो पता चलेगा। देखिए, यहाँ तक मेरे ज़हन में कोई शक नहीं है कि ये उस पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप के ईमा पर लोग चले हैं फौजी तनसीबात की तरफ। लेकिन फौजी तनसीबात के साथ जो कुछ किया गया, क्या वो भी उन्हीं के ईमा पर हुआ, या उन्होंने ये सोचा नहीं कि जब इतने चार्ज लोग जब एक जगह पर पहुंच जाएंगे तो वो क्या करेंगे, या कोई और किसी ने उसके अंदर लोग अपने शामिल कर दिए? ये तो जब मुकदमा चलेंगे और शवाहिद सामने आएंगे तो पता चलेगा। ये इबाम थोड़ा सा रहेगा। पहले केस में कोई इबाम नहीं है कि ये चले उस पार्टी की लीडरशिप के कहने पर ही है। लेकिन दूसरे असल मामले में इबाम कम अज कम मेरे ज़हन में आज भी मौजूद है कि ये जो कुछ उसके बाद में हुआ, ये फिर उन्हीं के कहने पे हुआ या किसी और के कहने पे हुआ, या कोई और उसमें मुलव्वस था। मेरा ख्याल है कि फौज इसको बड़े अच्छे तरीके से देखेगी। एक बात बड़ी मैं दो टोक तरीके से कह सकता हूँ, जिन लोगों का ये ख्याल है कि फौज खुद इन्वॉल्व थी, ये मेरा ख्याल है कि बड़ी दूर की कोड़ी मिलाने वाली बात है कि अपने ऊपर कौन खुद हमला करता है। जी जी। अच्छा जल साहब, ये जो आपने पॉइंट रेज किया कि जी इन्हीं के कहने पे गए थे, वहां उन्होंने जो कुछ किया वो किसके कहने पे किया? तो कारकुनान तो तरीके इंसाफ के ही थे, तो उन्होंने तो सुनना उन्हीं लोगों को था जिनके कहने पे वो गए थे। देखिए ना, बाहर से कोई आके उन्हें ये तो नहीं कह सकता कि आप जाएं, आप इधर पहुंच आए तो अब आप हमला भी कर दें। जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर वो कारकुनान तहरीक इंसाफ ही के थे, ये तो आपने कह दिया ना कि वो तहरीक इंसाफ ही के कारकुनान थे। जी। मुझे तो ये नहीं पता कि वो तहरीक इंसाफ ही के कारकुनान थे, कुछ जरूर होंगे। और लोग भी क्या थे, वो कौन थे, उनको क्या किसी और ने भी कोई वहां पर तकरीर की और क्या की, ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। और मेरा ख्याल है कि ज्यादातर लोग जो समझते हैं वो मर्जी है उनकी। मैं तो अपने डिसीजन को डेफर करूंगा जब तक कि ये शवाहिद सामने नहीं आ जाते। जी। जन साहब, ये जिन अफसरान के खिलाफ, हाजिर सर्विस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो क्या ये बाकायदा ऑब्वियसली फौज का जो अपना इंटरनल निज़ाम है एहतसाब का, उसमें तो बगैर शवाहिद के तो कार्रवाई होती नहीं है। तो क्या ये 9 मई के वाकयात के लिए सपोर्ट था, आप समझते हैं? फिजिकल सपोर्ट था, किस किस्म का सपोर्ट था, या सिर्फ सिंपैथीज थी चेयरमैन तहरीक इंसाफ से? मतलब आपके ख्याल में जितनी सख्त सजा हुई है, क्या उतना ही सख्त जुर्म भी था ये? ये देखिए, मैं चूंकि खुद भी कोर कमांडर रहा हूँ, मुझे इतना मालूम है कि किसी भी जो मिलिट्री की कोई भी तनसीब है, उसके ऊपर इस तरीके से लोगों का हमलावर होना तकरीबन नामुमकिन होता है। तो अगर आपकी कोताही से वो हुआ है तो इसमें कोई शक नहीं कि जुर्म तो बहुत बड़ा है। ये जो आप टाइम की बात कर रहे हैं कि इतनी जल्दी ये फैसला कैसे होगा, इसमें एक फौज में एक तरीक़ाकार है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि शवाहिद जमा करके उस शख्स के आगे रखे जाते हैं और उसको कहा जाता है कि या तो आप ये माने कि आपके खिलाफ समरी डिस्पोजल की जाए, यानी कि बगैर ट्रायल के आपको सजा दी जाए, और या अगर आप ये नहीं मानते तो फिर हम ट्रायल करेंगे। तो जब शवाहिद बहुत ओवरवेलमिंग होते हैं तो ज्यादातर लोग ये मान लेते हैं जी ठीक है, आपने जो सजा देनी है हमें समैरली दे दें, क्योंकि समरी की सजा का कम होने का इम्कान होता है कोर्ट मार्शल की सजा के मुकाबले में। तो मुझे ऐसे लगता है कि इन लोगों को जब कन्फ्रंट किया गया है सारे मामलात से, सारे शवाहिद से, तो उन्होंने ऑप्ट किया है कि आप हमें समरी डिस्पोजल कर दें, और ये जो एक लंबा होता है कोर्ट मार्शल, वो बेशक ना करें। तो अगर वो मान जाते हैं तो फिर कोर्ट मार्शल की जरूरत नहीं होती, कोर्ट प्रोसीडिंग्स बड़ी मुख्तसर हो जाती हैं, एक समरी कोर्ट बैठती है, समरी डिस्पोजल हो जाता है। तो वो मेरा ख्याल हुआ है इस केस में। और ये बात चूंकि नामुमकिन है कि अगर ये लोग दिफा करते अपना या कोई सिक्का बंद इंतजाम करते तो ये सब कुछ हो नहीं सकता था। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसमें इबहम है, वो मेरा ख्याल है कुछ अरसे के बाद क्लियर होगा। क्योंकि होगा ये कि जो ये लोग जिनको सजाएं मिली हैं, ये बड़े सीनियर लोग हैं, इनसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि ये खामोश हो जाएं, बाद में कोई बात ही ना करें। तो अगर कोई बात बाद में नहीं निकलती, बाद में नहीं आती, तो इसका ये मतलब है कि जो फौज का मौक़िफ़ है दुरुस्त है और वो बयानिया सही है। लेकिन अगर इन्होंने कोई काउंटर आर्गूमेंट बाद में पेश करना शुरू कर दिया तो वो तो फिर आने वाला वक्त ही बताएगा। ठीक।
लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद माशी मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। एक असूली बात है कि जी आप एक पेंशन के हकदार जरूर होते हैं, और जो आपकी हाईएस्ट जो है वो मिलनी चाहिए। चीफ भी रहे उसकी पेंशन ले रहे हैं, चीफ एग्जेक्टिव मुल्क के रहे उसकी भी पेंशन लेते रहे, फिर सदर पाकिस्तान बन गए उसकी भी पेंशन लेते रहे। ये इस गरीब मुल्क के ऊपर ये एक बहुत बड़ा बोझ था। इस बजट में जनाब स्पीकर 800 अरब बहुत बड़ी खतीर रकम है। आज चंद साल पहले ये इससे आधा होता था। इसाक साहब को फिल फॉर मुस्तफी होना चाहिए। इसाक डार साहब ने कौम के सामने जो 9 जून का बजट पेश किया था माहिरीन माशियात, और अब IMF ने उसे मुस्तरद कर दिया है। वेलकम बैक नाज़रीन। माशी मामलात की बात की जाए, पुरुमीद है हुकूमत और खुसूसन वज़ीर ख़जाना के IMF के साथ मामलात जो हैं वो अब जल्द तय पा जाएंगे, और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो बड़े अहम स्टेप्स लेने थे पाकिस्तान की जानिब से वो ले लिए गए हैं। नए टैक्सेस लगाए गए हैं। शरह सूद जो है वो 1% बढ़ाकर तकरीबन अब 22% हो चुकी है। क्या IMF से मामलात जो हैं वो तय पा जाएंगे? कितने पुरुमीद हैं? माशी एनालिस्ट हमें ज्वाइन किया है, मारूफ कॉलमिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, खुर्रम हुसैन साहब। खुर्रम हुसैन साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अब उम्मीद की एक किरण पैदा हुई है कि IMF से मामलात तय पा जाएंगे। कुछ सख्त फैसले हुए, नए टैक्सेस भी लगे। एक तो इसमें आपको कितनी उम्मीद नजर आ रही है कि अब मामला शरह सूद 22% तक पहुंच गई है, और सैलरी जो एम्प्लॉयज हैं, तनख्वाहदार तबका है, उन पर भी मजीद टैक्सेस लगे हैं। एक तो इन मजर्स के बारे में बताइएगा, और आपको कितनी उम्मीद है कि IMF से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा? देखिए, उम्मीद तो मैं अभी होल्ड ऑफ कर रहा हूं आदिल। जब तक IMF की साइड से अनाउंसमेंट नहीं आ जाती स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की, तब तक हम लोगों को बेसिकली ऑन होल्ड रखनी पड़ेंगी अपनी उम्मीदें और अपने, क्योंकि पिछले कोई 2 साल से हम लोग ये देखते आ रहे हैं। मार्च 2021 से ये कहानी चल रही है कि गवर्नमेंट जो है वो बार बार अनाउंस करती रहती है, बस जी अब होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है, और एंड पे जाके कभी 2 मौकों पे हो भी गया, लेकिन बाकी तमाम मौकों पे नहीं हुआ कोई डील। तो आई थिंक अंटिल इट्स डन वी कांट से, बट नेवरदलेस जो एक्शंस लिए जा रहे हैं, जैसे आज इंटरेस्ट रेट को, शायद सूद को 1 परसेंटेज पॉइंट से चढ़ाया गया है, इससे कुछ सीरियसनेस जो है वो सिग्नल हो रही है कि गवर्नमेंट की साइड से उस किस्म की एक्शंस ली जा रही हैं जो रिवर्सिबल नहीं है, और जो एटलीस्ट आसानी से रिवर्स करना जिनको पॉसिबल नहीं है। और जो मिनी बजट उन्होंने पास किया है दोबारा, अब इसको मिनी बजट मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये इन अ सेंस दूसरी बजट स्पीच थी सैटरडे को डार साहब की, और उसमें जो उन्होंने रेवेन्यू मेजर्स अनाउंस किए हैं वो भी सीरियस तो लग रहे हैं, क्योंकि इसमें वो मेजर्स लिए गए हैं जो लाजिम टैक्स रेवेन्यू जनरेट करते हैं, ये वो नहीं है जो असम्पशंस के ऊपर बने हुए हों। तो मिसाल के तौर उन्होंने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की लिमिट जो है वो 10 रुपए चढ़ा दी है। अभी लेवी खुद तो नहीं उन्होंने नोटिफाई की कोई इंक्रीज, लेकिन लिमिट जो है वो तो कानूनी तौर पे 50 रुपए थी, अब उन्होंने 60 रुपए कर दिए। उन्होंने इनकम टैक्स और सैलरीड लोग जो हैं उनके ऊपर मजीद बर्डन और चढ़ा दिया है। सुपर टैक्स भी उन्होंने काफी ज्यादा चढ़ा दिया है। ये मेजर्स अनपॉपुलर तो हैं, लेकिन इनके जरिए डायरेक्ट रेवेन्यू तो जनरेट होता है, एंड इट सिग्नल सीरियसनेस। प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे नजर आ रही थी कि इनसे कोई 215 अरब रुपए का जो रेवेन्यू इंक्रीमेंटल रेवेन्यू जनरेट करेंगे, IMF की जो डिमांड थी वो तो कोई तकरीबन, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कोई 500 या 600 अरब रुपए तक की थी, जो उनको फ्रेश रेवेन्यू मेजर्स देखने थे। तो अभी तक गैप तो है एक, और जो भी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग साइड पे गैप था जिसका हम लोग फरवरी से सुनते आ रहे हैं, उसके बारे में भी वी डोंट नो कि उसको ब्रिज किया गया है या उस वहां मनवा लिया IMF को। तो देयर आर स्टिल अ फ्यू क्वेश्चन मार्क्स, बट नेवरदलेस जो सीरियसनेस से काम हो रहा है, लग रहा है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी नाउ
कि आज रात नहीं तो अगले 1-2 दिनों के अंदर अंदर, अगले 48 घंटों के अंदर अंदर कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट आ जानी चाहिए। वैसे खुर्रम हुसैन साहब, आपने मेरा अगला सवाल वही था, आपने उस जानिब इशारा कर भी दिया कि ये तो रेवेन्यू मेजर्स तो आप डोमेस्टिकली तो ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो असल जो सवालिया निशान था वो जो हमारी फाइनेंसिंग है, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है, और जो गैप था जो कि उस पर भी दो ओपिनियंस थे, पाकिस्तान कुछ और कह रहा था, आईएमएफ कुछ और कह रहा था। तो ऑब्वियसली जब तक उस पर क्लैरिटी नहीं आएगी तो ये कहना फिलहाल मैं आपसे एग्री करता हूं कि जी उम्मीद तो की जा सकती है, लेकिन इतनी ज्यादा उम्मीदें भी ना बांधी जाए। ये जो इन्होंने मेजर्स अनाउंस किए हैं तनख्वाहदार तबके पर टैक्स के, जो कि ऑलरेडी एक पिसा हुआ तबका है पाकिस्तान में, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में, तो उनकी तो सैलरीज भी बेचारों की रेज नहीं होती। तो ये कितना इजाफा कितना है खुर्रम हुसैन साहब, और आपके ख्याल में कितने इफेक्ट होंगे तनख्वाहदार तबके के लोग? जो आदिल, जिस तरह से इन्होंने टैक्स स्लैब्स को एडजस्ट किया है, उसमें सबसे ज्यादा बर्डन जो इंक्रीज हुआ है वो तो टॉप स्लैब जो है उनके लिए हुआ है। और फिलहाल ये था कि जो लोग जिनकी आमदनी 10 लाख रुपए से ज्यादा है माहाना, उनका जो टैक्स स्लैब था वो टॉप जो स्लैब था उनके ऊपर भी 35% लगता था इनकम टैक्स। अब उन्होंने उनके नीचे का जो एक स्लैब है वो हटा दिया है और टॉप स्लैब जो है वो कर दिया है कि जिनकी आमदनी 5 लाख रुपए माहाना से ज्यादा है, तो एकदम से उनके ऊपर अब 35%। तो जो लोग जिनकी ग्रोस इनकम, टैक्सेबल इनकम महीने की 5 लाख रुपए से ज्यादा है, अब वो भी 35% टैक्स ब्रैकेट में आ गए हैं। तो आई थिंक बर्डन तो इंक्रीज हुआ है लाजिम इस तबके पे, और ये बर्दाश्त भी कर तो लेंगे। आई डोंट थिंक इस तबके के लिए वो प्रॉब्लम होएगी कि इनको एकदम से अब फैसले कर रहे हैं कि यार या बच्चों को स्कूल भेजें या हम लोग रात की रोटी खाएं, क्योंकि गरीब तो अभी इस नौबत पे उतरा हुआ है। उनके नीचे जो बाकी स्लैब्स हैं उनके ऊपर भी इंक्रीज किया है, लेकिन सबसे ज्यादा बर्डन इंक्रीज जो है वो ये टॉप स्लैब पे है, एंड देन ऑन डाउन। आई थिंक जो लोएस्ट स्लैब्स हैं उनके ऊपर तो इतना नहीं है कोई खास इंक्रीज सो फार, और ज्यादातर जो रजिस्टर्ड फाइलर्स हैं एटलीस्ट इनकम टैक्स के, वो तो उस कैटेगरी में आते हैं। तो आई थिंक इसका जो बर्डन आएगा वो ज्यादातर उन्हीं लोगों पे आएगा जो इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक, खुर्रम हुसैन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद दुबई की सियासी एक्टिविटीज के बारे में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें सीनियर जर्नलिस्ट अजहर जावेद साहब ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सीनियर सहाफ़ी अजहर जावेद साहब लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं और ये गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है उनके कायदीन इस वक्त यूएई में मौजूद हैं। क्या बातचीत होगी, किस तरफ ये मामलात जा सकते हैं, अजहर जावेद साहब से गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। अजहर जावेद साहब, बहुत शुक्रिया। आपकी फ्राइडे को साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब से तफसीली मुलाकात हुई, मेरी भी मुलाकात हुई, लेकिन आपसे ज़्यादा सुनना चाहेंगे कि एक तो उनका ये जो दौरा है ये कितना अहम है, और अचानक क्या इस दौरे के पीछे मकसद क्या है? क्या ये समझा जाए कि अब मियां साहब जो हैं वो वापसी का फैसला कर चुके हैं? आदिल साहब, इसके पीछे पूरा एक बैकग्राउंड है, इसे अचानक नहीं आप कहेंगे, क्योंकि तैयारी तो देखें, हम तकरीबन हफ्ते में 2 दफा तो उनसे के साथ बैठने का मौका भी मिलता है, उनकी बात सुनने का भी मौका मिलता है, और एज ए सहाफी उनसे जो सवालात होते हैं उन पे भी बात होती है। उस दिन आप भी मौजूद थे, आपने भी देखा कैसे डिटेल्ड डिस्कशंस वो करते रहे, लोगों के साथ बैठे थे या फिर आपके साथ बैठे थे, कुछ और सीनियर सहाफी भी थे। तो एक वो अपने दिल की बात रखते हैं, मतलब ये नहीं है कि वो जरा छुपा के रखें या बात ना करें, तो उससे बहुत सारी चीजों का हमें अंदाजा होता है। उसके बाद भी क्या नाम है, खाने के बाद बैठे हैं और उसके बाद काफी डिटेल डिस्कशन, उससे पहले भी असल मसले जो है वो बड़े टाइमलाइन से चले हैं। नवाज शरीफ उन्होंने बड़े तरीके से इस दफा जो अपने पत्ते हैं वो खेले हैं। अगर आप देखें कि 1.5 साल पहले कोई लगता था कि पता नहीं आप इमरान जो एक तहरीक इंसाफ और एक
फैज साहब का जो गठजोड़ था ये अगले 10 साल के लिए चले, लेकिन चीजें रिवर्स हुई और अब यही चीज हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वापसी के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये जो दौरे है ये कोई अचानक नहीं कहेंगे, इसके पीछे अगर मैं ये कहूँ कि बरतानिया में कुछ ममालिक के जो अरब ममालिक के सफारतकार उनसे भी मुलाकातें उनकी रही और पूरा एक इसका बैकग्राउंड है। वो चीजें तय होने के बाद वो गए हैं, दुबई में उनकी मुलाकातें हैं, फिर अबू धाबी में, फिर प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ वो हैं, आसिफ अली जरदारी साहब हैं, जो बिलावल साहब। तो तय ये होने जा रहा है कि अगला इलेक्शन की डेट क्या होगी, अगले इलेक्शन में निगरान हुकूमत का क्या सेटअप होगा और टू बी ऑनेस्ट अगले इलेक्शन में किसका कितना हिस्सा होगा। अब तक की जो सूरत हाल है वो देखे, लगभग दोनों बड़ी पार्टियां आपस में ये तय करना चाह रही हैं। कुछ दिन पहले जरदारी साहब का भी आपने बयान सुना होगा, यकदम उनका बयान आया तेज तुंद हमलों के बाद उनके पार्टी जी मैं तो वादे का पक्का हूँ और वादों का पास करूंगा। तो ये चीजें बहुत सारी अब नवंबर के फिर में इलेक्शन नजर आ रहा है और दोनों बड़ी पार्टियां जो है वो एक पेज पे नजर आती है, बस ऊपर नीचे चीजें होनी है। और जो मेरी बात है आसिफ अली जरदारी साहब जी, ये बताइएगा कि क्या अभी तक पीएमएलएन के अंदर इस बात पे कोई क्लैरिटी है कि प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट कौन होगा? अगर तो नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन खत्म होती है तो स्ट्रेट अवे वही उम्मीदवार होंगे, लेकिन अगर वो नहीं होती तो क्या शहबाज शरीफ साहब ही पीएम रहेंगे? और पंजाब में क्या करेंगे? क्योंकि मरियम नवाज भी जो हैं वो मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन साथ में हमजा शहबाज भी हैं। तो ये हाउस ऑफ शरीफ कैसे मैनेज करेंगे इस चीज को? देखें जी, डिस्क्वालिफिकेशन खत्म होती नजर नहीं आ रही बल्कि हो गई है। आज सदर मुमलिकत ने दस्तखत भी कर दिए उस बिल पे जिसके तहत जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो 5 साल के लिए, अब उनके लिए मरहला है जो उनकी कन्विक्शन थी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी जो एक अपील पेंडिंग है उसमें मरियम नवाज साहिबा जो है वो ऑलरेडी एक्विट हो चुकी हैं। तो इनकी लीगल टीम जो है, आजम नजीर तारड़ साहब यहाँ पे रहे, 2-3 दिन उनके साथ मुलाकातें हुई, एक पूरा रोड मैप तय हो चुका है। नवाज शरीफ साहब की जाने से पहले वो चीजें भी फाइनल हो जाएंगी और लीगल रेमेडीज जो अवेलेबल है उस पर होगा। नवाज शरीफ साहब का वो अपील भी उनके मुताबिक जो है वो जल्द खत्म हो जाएगी। नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम के कैंडिडेट होंगे। मुस्लिम लीग नून वजीर आजम नवाज शरीफ के नारे से इंतखाबात में जा रही है। इसके अलावा 2013 से 2018 की जो कारकर्दगी है उसके बेस बना के नून लीग इलेक्शन लड़ने जा रही है। वो बताएंगे कि नवाज शरीफ की ज़ेरे क़यादत जो पाकिस्तान था वो एक तरक्की करता हुआ पाकिस्तान था और वही सुनहरा दौर दोबारा आएगा। और नवाज शरीफ साहब जब इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा तो वो इस नारे से वापस आएंगे कि मैं इस पाकिस्तान को 2017 वाली स्टेट पे वापस लेके जाऊंगा और उसे फिर मुआशी तौर पर आगे लेके जाऊंगा। ये जो दौरे जो सऊदिया के हैं, अबू धाबी यूएई है, उसके बाद कतर जाने का भी इम्कान है, तो ये अरब स्टेट्स भी जो है वो इस हद तक उनके साथ अलाइन हो चुकी हैं कि वो समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब अगर वजीर आजम आते हैं तो हमारे लिए मामला आसान होंगे, इसीलिए प्लेजेस जो हैं वो किए जाएंगे। एक आपने पहले भी जो एक मामला आया कि कोई कंसोर्शियम बनाया जा रहा है जो एक बड़ी वजीर आजम साहब ने भी किया, आर्मी चीफ भी उस पे थे। तो पाकिस्तान के लिए नवाज शरीफ जो है ये दौरे को लेके और आने वाले दिनों में नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी दोनों एक पेज पे हैं और मुआशे जो मिसाके मईशत है वो भी होने जा रहा है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आपने सुन ली होगी DGI-SPR की, उसके बाद तो किसी किस्म का इबाम नहीं रहता कि जो चीज जो एक फोर्स थी जो पाकिस्तान को आप कह सकते हैं डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर कुछ लोगों के मुताबिक, वो एक हद तक अब किनारे लगने जा रही है। तो नवाज शरीफ बतौर वजीर आजम नजर आ रहे हैं और दूसरा आसिफ अली जरदारी साहब की कोशिश है कि वो इस बार गेम में वज़ारत जो सदर का ओहदा है वो हासिल कर सकें और पीपल्स पार्टी के लिए पंजाब से कुछ सीटें जो उनके स्टॉलवर्ड्स हैं उनके लिए नून लीग से वो चीजें कुछ मनवा सके कि वो उनके खिलाफ अपने उम्मीदवार भी खड़ा करेंगे। इसके अलावा सिंध में मुस्लिम लीग नून की कोशिश होगी कि कराची और सिंध से कुछ सीटें आए। इस दफा मरियम नवाज का कभी इम्कान है कि वो कराची से इलेक्शन लड़ेंगी। और जहां तक पंजाब की ताल्लुक है, वजीर आजम नवाज शरीफ होते हैं तो नीचे हमजा शहबाज का कभी इम्कान है कि वो वजीर आला पंजाब होंगे। आदिल जावेद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतजर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।